प्यारे बच्चों, कल आपने रसारोहण के बारे में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि रसारोहण के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है, एक तो मूलदाब और दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन। उसमें आपने बाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाववाद सिद्धांत पढ़ा था। अब हमारे पास ये टॉपिक आता है कि भाई बाष्पोत्सर्जन क्या होता है और किसके द्वारा होता है। तो आपने कहा कि बाष्पोत्सर्जन जो है 90% रंध्रों के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। आज हम ये देखेंगे स्टोमेटा होता क्या है, क्या इसकी संरचना होती है। तो आज का टॉपिक है रंध्र और उसकी संरचना। ठीक है, रंध्र के आधार पर दो प्रकार की पत्तियां होती है। एक तो एक बीजपत्री जिसमें रंध्र केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, नीचे सतह पर भी होते हैं। मतलब यूं कहें कि रंध्र दोनों सतहों पर समान नहीं होते, समान होते हैं। रंध्र दोनों सतहों पर समान होते हैं। एक बीजपत्री में जो रंध्र है दोनों सतहों पर समान होते हैं। दूसरा होता है द्विबीजपत्री। इस प्रकार की पत्ती जिसमें ऊपर की सतह पर तो रंध्र कम होते हैं परंतु नीचे की सतह पर रंध्र समान नहीं, नीचे की सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं। तो डिफरेंसेस है कि जो एक बीजपत्री पत्ती होती है उसकी दोनों सतह पर इक्वल स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पत्ती में निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। अब हम जानते हैं कि रंध्र की संरचना क्या होती है। तो ये एक रंध्र की संरचना दिखाई गई है। इसमें आपने देखा है कि रंध्र या पोर एक माइन्यूट या छोटे से छेद के रूप में पाया जाता है, जो चारों ओर से दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। किसके द्वारा? गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। इन द्वार कोशिकाओं में केंद्रक, हरित लवक तथा साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाए जाते हैं। ये चारों ओर से सहायक कोशिका या एपिडर्मल सेल द्वारा घिरा हुआ होता है। सहायक कोशिका या एपिडर्मल सेल द्वारा घिरा होता है, पर इसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो रंध्र एक छोटे से पोर के समान संरचना होती है, जो चारों ओर से गार्ड सेल द्वारा घिरी हुई होती है। यह गार्ड सेल किडनी शेप या सेम के बीच की आकृति की होती है। इस गार्ड सेल की जो आंतरिक सतह होती है यह मोटी होती है, जबकि बाह्य सतह पतली होती है, जो खुलने और बंद होने में मदद करती है। यह चारों ओर से सहायक कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई होती है। एक बीजपत्री पत्ती के अंदर रंध्र ऊपर तथा नीचे दोनों सतह पर लगभग समान होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में ऊपरी सतह पर कम और नीचे की सतह पर अधिक होते हैं। यह आपने पढ़ा था। लेकिन अब इसके साथ में क्वेश्चन यह आता है कि रंध्र कैसे तो खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, यानी कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि जिस पर वाष्पोत्सर्जन निर्भर करता है। यदि रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है और रंध्र बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। आपने ये देखा है कि भाई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है, जो शुगर में कन्वर्ट होता है। इसको हम कहते हैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। इसे दो भागों में बांटा है, एक तो दिन के समय और एक रात्रि के समय। क्या होगा इसका? अब दिन के समय देखें। दिन के समय द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है। यह शीघ्र ही शर्करा या शुगर में परिवर्तित हो जाता है। और आप ये जानते हैं शुगर जो होती है यह इसके द्वार कोशिका या गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में घुल जाती है, जिससे इसकी परासरणीय सांद्रता ओपी बढ़ जाती है तथा अंतः परासरण होता है, जिसके फलस्वरूप पानी सहायक कोशिका से अंदर की ओर आने लगता है। जब पानी अंदर की ओर आता है तो ये गार्ड सेल फूल जाती है। जैसे पहले ऐसे थी, अब ये फूल जाती है। जैसे ये फूलती है रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि दिन में CO2 कम में आ जाती है और pH कितना हो जाता है 7, और 7 pH के ऊपर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। रात्रि के समय देखिए, रात्रि के समय CO2 काम आती नहीं है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, इसलिए pH घट करके कितना हो गया? 5 हो गया। जैसे pH 5 पहुंचता है, इस पे जो शुगर था ये वापस स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। शुगर किस में परिवर्तित हो गया? स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। और आपने देखा भाई स्टार्च तो घुलता नहीं है, इसीलिए उसकी द्वार कोशिकाओं के सांद्रता कम हो जाती है, ओपी कम हो जाता है, जिससे पानी
वापिस सहायक कोशिकाओं के अंदर चले आता है, क्योंकि बहिर्पराशरण होने लगता है। दिन के समय अंतःपराशरण होता है, पानी अंदर आता है। रात्रि के समय बहिर्पराशरण होता है और पानी बाहर चल जाता है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, परंतु रात्रि के समय जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। इसको कहते हैं स्टार्च शर्करावाद सिद्धांत। स्टार्च शर्करावाद सिद्धांत। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये शुगर जो बनती है, ये शुगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में होती है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ऑस्मोटिक या पराशरणीय नहीं होता है, जिसके कारण ये इस जीव द्रव्य में नहीं घुलना चाहिए, जिसके कारण इसका ओपी भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ता है। फिर कैसे होता है भाई? शुगर 1 फॉस्फेट में बनती है, बिल्कुल सही कहा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बनती है, पर कुछ मेटाबॉलिक क्रियाओं के कारण ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके अंदर घुलनशील होता है, ये घुल जाता है, जिससे पराशरण दाब बढ़ जाता है, और पराशरण दाब बढ़ जाने के कारण इसमें पानी अंदर की ओर आता है, अंतःपराशरण, और ये फूल जाती है, जिससे रंध्र भी खुल जाते हैं। तो ये स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी है। इसमें स्टीवार्ड ने इसको संशोधित किया था, और उसने कहा था भाई ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो बनता है, पर ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं होती है, किडनी शेप होती है, पर ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें ये किडनी शेप नहीं होती? तो साहब ग्रैमनी जो फैमिली होती है, ग्रैमनी फैमिली में ये किडनी शेप ना होकर के डंबल शेप होती है। तो छोटे क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है, उस फैमिली का नाम बताइए जिसमें द्वार कोशिकाएं डंबल शेप होती है, तो वो है ग्रैमनी फैमिली। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी सायरे ने दी थी, और ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन करना है, पीएच के बेस पर होता है। दिन में पीएच कितना होता है? 7, और रात में पीएच कितना हो जाता है? 5। इससे ये इंटर्न कन्वर्जन होता रहता है। फिर याद है भाई वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या है, क्यों वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उसके उद्देश्य क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण आपको पता है जल का अवशोषण होता है। कल आपने पढ़ा था ना वाष्पोत्सर्जन सहसंयोजन तनाववाद सिद्धांत। वाष्पोत्सर्जन से प्रेशर होता है, उस प्रेशर से पानी ऊपर की ओर जाता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन से एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण की क्रिया होती है। तीसरा ये कह रहा है कि जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल अंदर की ओर आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जल ही नहीं, उसमें घुले हुए मिनरल्स भी अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जल अवशोषण के लिए आवश्यक है, खनिज लवण के अवशोषण के लिए आवश्यक है, और रसारोहण के लिए भी कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसके नोट्स में आपको भेज चुका हूँ, आप इसको पढ़ना, संरचना बना के देखना, कॉपी में बनाना, पढ़ना। कोई क्वेश्चन हो इस संबंध में तो आप मुझसे फोन के माध्यम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार रखना। थैंक्स स्टूडेंट।